नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। हमारे विशेष कार्यक्रम इस बार किसकी बनेगी सरकार, केकरा भैल बिहार। आज बात मैनिफेस्टो की, यानी घोषणा पत्र की। घोषणा पत्र जो ये बताता है कि अलग अलग जो पार्टियां हैं और जो गठबंधन हैं वो क्या कुछ करने जा रहे हैं, उनके पास क्या प्लान है, क्या योजनाएं हैं, आखिर वो बहुमत हासिल करके जनता का किस स्तर पे भला कर सकते हैं, उनके पास प्रोग्राम क्या है, कार्यक्रम क्या है, नीतियां क्या हैं और विज़न क्या है जिसको लेकर वो चुनाव मैदान में है। तो घोषणा पत्र का इंतज़ार होता है। महागठबंधन का घोषणा पत्र पहले आया और आज एनडीए का घोषणा पत्र भी आ गया है। आज हम चर्चा यही कर रहे हैं, लेकिन हम प्रार्थना भी साथ साथ कर रहे हैं कि इतनी शक्ति हमें देना मतदाता। ये जो लीडर्स हैं, जो राजनीतिक दल हैं, गठबंधनों के जो स्टार प्रचारक हैं और जो कर्ता धर्ता हैं, नेतृत्व है, वो यही दुआ कर रहा है कि इतनी शक्ति देना हमें मतदाता। और इस दुआ में हम लोग भी शामिल हैं कि भैया इतनी शक्ति मतदाता इन लोगों को दें कि अपना अपना मैनिफेस्टो ये लागू कर सकें और उसको सच्चे दिल से पूरा कर सकें ताकि लोगों का भला हो सके। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुनंदा केसरी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और राजीव मेहता, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत से पहले आज हम देख लेते हैं कि आखिर जो एनडीए गठबंधन का घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें क्या कुछ खास है। उसको लेकर सम्राट चौधरी ने घोषणा पत्र तो साझा रूप से पेश किया गया, सभी बड़े नेता, एनडीए के बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन उसके बारे में जो ब्रीफिंग की गई वो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के जरिए की गई। तो सम्राट चौधरी ने घोषणा पत्र को लेकर क्या कुछ कहा, ये पहले सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एनडीए का संकल्प पत्र जारी किया। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय पर आपको इसकी कॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन 21वीं सदी में दुनिया में बिहार का क्या महत्व हो सकता है और बिहार के युवा, महिला, अति पिछड़ा, दलित समाज और किसान को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण संकल्प हम लोगों ने इस संकल्प पत्र के माध्यम से बिहार की जनता को समर्पित किया है। हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाने का निर्णय लिया है। सबसे पहले है हर युवा को नौकरी और रोजगार देना। 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना, कौशल विकास करना और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से के रूप में स्थापित करना। बिहार के युवा दुनिया के हर कोने में जा सके, दुनिया में जहां भी बिहार के युवा की जरूरत हो उसके लिए ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से हम लोग भेजने का काम करेंगे। दूसरा, महिला समृद्धि और आत्मनिर्भरता। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि सरकार देगी और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम बिहार की सरकार, बिहार एनडीए का संकल्प पत्र हम लोगों ने रखा है। और इसके बाद क्योंकि 1 करोड़ महिलाओं को यदि हम लखपति बना रहे हैं तो मिशन करोड़पति भी हम शुरू करेंगे। बिहार को हम लोगों को बनाने का काम करना है, केवल सरकार ही नहीं बनाना बल्कि बिहार को बनाना है। बिहार कैसे बनेगा, हमारा विजन क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा,
हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने, आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखा है और आज भी बेहद खुशी की बात है कि आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है। यानी हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाएं। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं, विकसित बिहार देखना चाहते हैं। कुछ बाहरी शक्तियां जो हैं, बाहर के जो लोग हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोग हरगिज़ होने नहीं देंगे। तो सुना आपने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये जो 25 पॉइंट का जो प्रोग्राम है, जो नीतियां हैं, उसको बता रहे थे, समझा रहे थे कि एनडीए की सरकार तो अभी है, एनडीए की सरकार फिर से बनती है, यानी मतदाता उनको इतना सहयोग करते हैं तो उनके लिए आगे क्या कुछ है। हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये वादा पूरा होने वाला है, क्या ये वादा हकीकत बनने वाला है। सबसे पहले शुरुआत, चूंकि एनडीए का घोषणा पत्र आया है तो हम शुरुआत कर रहे हैं डॉक्टर सुनंदा केसरी से। डॉक्टर सुनंदा केसरी, आपको क्या लगता है ये जो वादा है ये पूरा होने वाला है? राजनीतिक दलों पर ये इल्ज़ाम लगता है कि वादा तो कर देते हैं वो, लेकिन ये पूरा होने वाला, तो क्या कुछ खास है एनडीए के घोषणा पत्र में? जी, एनडीए के घोषणा पत्र के लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एनडीए का घोषणा पत्र तैयार हुआ है, इसके लिए सारी जनता से सुझाव लिया गया था। 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक एक सुझाव योजना चलाई गई थी, जिसमें 243 विधानसभा के क्षेत्र के सभी प्रमुख स्थानों पर सुझाव पेटी रखी गई थी और लोगों के सुझाव को एकत्रित किया गया था और उनके सुझाव को मानते हुए तब घोषणा पत्र आज सुबह 9:30 बजे जारी की गई। इसलिए इसका तो सार्थक धरातल पर उतरना 100% संभव है। जी, ये विपक्ष जो है उस पर क्या प्रतिक्रिया देगा वो तो हम बाद में सुनेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है यहाँ पे बैठा हुआ है और इस चर्चा में भाग ले रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानेंगे, तो क्या आप संतोषकारी मानती हैं जो तमाम बिंदु शामिल किए गए हैं इस घोषणा पत्र में? आप संतोषकारी मानती हैं? क्या आपको वो रिस्पॉन्स मिलेगा जिसको आप चाहती हैं, जो इंटेंड कर रहा है एनडीए, जो इंटेंड कर रहा है कि इस घोषणा पत्र के माध्यम से हम मतदाताओं को प्रभावित कर पाएंगे? तो क्या संतोषकारी है? मैं तो ये मानती हूँ कि हर वर्ग को सब कुछ मिला है इसमें। जी, हर वर्ग के लिए इसमें योजनाएं हैं और जितना कुछ इसमें कहा गया है उससे कई गुना ज़्यादा किया जाएगा, जो कि व्यक्त भी नहीं किया गया। जो व्यक्त किया गया, इसको घोषणा पत्र नहीं कह के हम संकल्प पत्र कह रहे हैं, जो इसमें घोषणा किया गया उससे कई गुना ज़्यादा किए जाएंगे। जो हर बात कही नहीं जा सकती है, ये भाजपा का ये शुरू से है कि जो घोषणा करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा करते हैं। हाँ, और तो आपने कहा कि जो घोषणा करते हैं उससे कई गुना ज्यादा करते हैं। जी, भाजपा कहती है, एनडीए भी ये मानता है ना? एनडीए पूरे हमारे 5 घटक दल का ये है। घोषणा पत्र है आपका? जी, हमारा साझा घोषणा पत्र है सभी घटक दलों का। मैं सभी घटक दलों की ओर से बोल रही हूँ कि जितना घोषणा किया गया उससे कई गुना ज्यादा धरातल पर उतरेंगे। चलिए, तो राजीव मेहता को हम चर्चा में शामिल कर लेना चाह रहे हैं। राजीव मेहता, आपका क्या कहना है? बीजेपी, एनडीए के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि हमारा घोषणा पत्र संकल्प पत्र है और लोगों ने ये देखा है कि एनडीए की सरकार किस तरह से अपने घोषणा पत्र को अमल में लाती है, यानी लोगों को सिर्फ लोक लुभावन वादा देती नहीं है बल्कि उसको पूरा भी करती है। और इस घोषणा पत्र में कई ऐसी चीजें शामिल की गई हैं जो फिलहाल चल रही हैं, वो योजनाएं चल रही हैं, लोगों को दिख रहा है, लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो घोषणा पत्र एनडीए ने लाया है
उसमें आप 5 से 6 घोषणा पत्र ऐसा देखेंगे जो 2020 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लाया था। जैसे LKG to PG महिला को निःशुल्क शिक्षा देने का, वो हमारा 20 का मैनिफेस्टो देखिए, वो उसमें दिखेगा। फिर पशु से रिलेटेड जो चिकित्सा के थ्रू उसको जो देना था, फिर एम्बुलेंस का जो घोषणा था, ये सब हमारे 2020 के मैनिफेस्टो में है। तो ये तो एनडीए सरकार, नीतीश सरकार और भाजपा सरकार ये तो भली बाती मान चुकी है कि दूरदर्शी जो योजना का जो फायदा होता है या जिस जो दूरदर्शी सोच है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के पास है, और ये पूरी तरीके से विफल रह चुके हैं। पूरी तरीके से ये चारों तरफ से घिर चुके हैं, क्योंकि 11 साल से सरकार हिंदुस्तान में एनडीए का है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सहयोगी दल में है, और 20 साल से, जिसमें 2.5 साल निकाल दे तो ऑलमोस्ट 17 साल का ले लीजिए, उतने साल से ये भाजपा के साथ, जिसमें 2 टेन्योर जो है सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री के रोल में नीतीश कुमार के साथ कंधा से कंधा मिलाते हुए देखे। आज वो इस तरह दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का भाषण दिया था, जो वादा किया था, क्या वो मिला? क्या विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार जो मांग रहे थे इस बिहार के लिए, इस बिहार की जनता के लिए, क्या ये मिला? क्या पलायन से रिलेटेड इन्होंने फैक्ट्रियां लगाने की बात की थी, क्या फैक्ट्री लगा? जबकि आज चिराग पासवान जैसे फूड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर राजीव मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, उसमें ये सब प्रश्न उठे थे। ये घोषणा पत्र जो है वो राज्य सरकार के लिए है, यानी विधानसभा चुनाव हो रहा है, और इसमें जो मैंडेट मिलेगा उसके बाद जो सरकार बनेगी वो सरकार किस दिशा में चलेगी उसकी बात हो रही है। देखिए, महागठबंधन में हम लोगों ने जो घोषणा पत्र किया है, जो गरीब लोग हैं जी, उनको अगर वो शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो 3 डिसमिल हम लोग जमीन देने का काम करेंगे। अगर वो गांव में रहेंगे तो 5 डिसमिल उनको हम लोग, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको देने का काम करेंगे। हर एक घर नौकरी, जिनके घर में बेरोजगारी दर पहुंच चुकी है, जिनके घर में कोई आय का स्रोत नहीं है, उनको हर एक घर में हम नौकरी देने का काम करेंगे। दूसरा है एजुकेशन से रिलेटेड, जिस तरीके से बिहार में पेपर लीक हो रही है और जिस तरीके से हम लोग पेपर लीक के माध्यम से इन्होंने जो लाखों लाख लोगों को, बेरोजगार युवा को जो फॉर्म भराकर जो पैसा अपने फंड में जमा करते हैं, वो हमने घोषणा पत्र में जारी किया है कि वो निःशुल्क होगा। आप देखिए, तेलंगाना में जो हम लोगों ने योजना दिया था, बीमा योजना, 25 लाख हर एक आदमी का बीमा कराएंगे, ताकि वो देश के किसी भी कोने में जाकर अपना इलाज निःशुल्क करा। नहीं, आपको आज जो है वो कमेंट करना है कि एनडीए का जो घोषणा पत्र है उसमें क्या कमियां हैं। आप ये बता रहे हैं कि आपने तेलंगाना में क्या किया, हिमाचल में क्या किया, हम उस विषय पर भी अलग से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज ये बताइए, ये सुनिंदा जी कह रही हैं कि एनडीए का जो घोषणा पत्र है वो संकल्प पत्र है, उसमें सारी चीजें शामिल की गई, उसमें युवाओं के लिए भी है, उसमें महिलाओं के लिए भी है, उसमें किसानों के लिए भी है। अब किसानों के लिए 6,000 की जो सम्मान निधि मिलती थी केंद्र से, उसमें 3,000 की सम्मान निधि जोड़ दी गई है। कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, उसमें 3,000 की जोड़ दी गई है, 9,000 उन्हें मिलेंगे। इसके अलावा जो मत्स्य पालक हैं, दुग्ध पालक हैं, उनको एक जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, उनकी राशि भी बढ़ा दी गई है। तो हर वर्ग को इस घोषणा पत्र में स्थान देने की कोशिश की गई। महिलाओं को, बच्चों को, गरीबों को, अति पिछड़ों को, सभी को इसमें स्थान दिया गया है। तो आप इस पे कमेंट कीजिए ना कि क्या आपको लगता है कि इसमें कोई कमियां हैं? ठीक, ये जो घोषणा पत्र इनका है उसी तरीके का जुमला है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। ठीक उसी प्रकार का ये घोषणा पत्र जुमला है जिसमें 15 लाख हर अकाउंट में जाएगा, और जिसको अमित शाह ने बोला कि इलेक्शन के समय में ये सब घोषणाएं की जाती हैं और ये सिर्फ लुभावन के लिए किया जाता है। तो ये जो अभी इनका घोषणा पत्र आया है ना, घोषणा पत्र आने में तो 28 तारीख को आपका भी तो घोषणा पत्र आया था। ये लोग इंतजार कर रहे थे ना कि आपने भी हर परिवार को नौकरी की घोषणा कर दी है। जो तेजस्वी, पूरा कहां से होगा, जो खजाना कहां से आएगा? इतने बड़े तेजस्वी जी ने जो
घोषणाएं की है, जो महागठबंधन के लोग, माननीय राहुल गांधी जी और ये लोग सब मिलकर महागठबंधन के लोग बैठकर जो तैयार किए हैं घोषणा पत्र, उसके तहत जो हम लोगों ने समय सीमा तय किया है, हम लोगों ने क्या तय किया है, फेज वाइज हम लोग फेज वाइज नौकरी देंगे। मैंने ये नहीं बोला है कि बनते ही इमीडिएट देंगे, लेकिन 20 दिन में जो आप देखिए अभी नीतीश 20 दिन में अधिनियम लाएंगे, 20 महीने में हम हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। के लिए आपको हम पता है कि कितना खर्च होगा उसमें? देखिए खर्च ऐसा नहीं है कि आज के डेट में खर्च नहीं हो रहा है। 77,000 करोड़ यहाँ पे लूट लिया गया और वो ऑडिट 77,000 करोड़ का नहीं हुआ। इस पे एक नेता तो आप ये मानने को तैयार नहीं है कि एनडीए का जो घोषणा पत्र है कंप्लीट घोषणा पत्र है, आप जुमला करार दे रहे हैं? सुनंदा जी, कांग्रेस को इससे इनकार है। कांग्रेस कह रही है कि ये तो जुमला है, क्योंकि पहले भी ऐसी जुमलेबाजी आपकी तरफ से की जाती रही है। देखिए हर महत्वपूर्ण बात 2 करोड़ नौकरी की घोषणा केंद्र से की गई थी, नहीं पूरी हुई। 15 लाख सबके अकाउंट में जाएगा, वो नहीं पूरी हुई। तो कह रहे हैं कि इस बार भी डपोर शंख है। देखिए आप 1 करोड़ जो है रोजगार की बात कर रही हैं। जी हाँ, मैं इसलिए इसको बिल्कुल 1 करोड़ नौकरी और रोजगार एवं भी शब्द लगा हुआ है उसमें। जी, मैं इसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रही हूँ, मैं एनडीए की ओर से कह रही हूँ, अपने 5 घटक दल की ओर से कह रही हूँ। वो इसलिए कि मोदी सरकार में, भाजपा सरकार हो या हमारे 5 इसकी सरकार हो, सब ने देखा कि हमारी अर्थव्यवस्था 10वीं से कहाँ 4थी चली गई। तो जो सरकार इतना डेवलपमेंट ला सकती है, देखिए किसी चीज़ में खर्च करने से पहले होता है ना, घर में खर्च कीजिए, पहले इनकम बढ़ाइए तो खर्च को बढ़ाइए। हम इसी तरह से नहीं कह रहे हैं कि इतनी नौकरियाँ दे देंगे। हमारे यहाँ इनकम बढ़ाने के भी उपाय किए जाते हैं। जैसे किसानों के लिए कहा गया कि 1 लाख करोड़ उस पर खर्च किया जाएगा, उसके लिए स्किल की व्यवस्था की गई है। आपको जो हमारे दर्शक हैं वो बेहतर ढंग से समझना चाह रहे हैं, इसलिए आप उनसे बात कीजिए, उनको बताइए। मैं वही कह रही हूँ कि स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया। स्कूल में क्या होता है कि अच्छे खाना खाएंगे बच्चे तो अच्छे मन लगा के पढ़ेंगे। तो अभी हमारे इस घोषणा पत्र में कहा गया है कि ठीक है, उनको मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता दिया जाएगा और उसके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए क्लासेस चलाए जाएंगे। तो ये जब उनका स्किल डेवलपमेंट होगा तो इसी तरह से बच्चे योग्य बनेंगे और तब उनको नौकरियां मिलेगी, आमदनी बढ़ेगी और तब उस तरह से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दे सकते हैं। तो हमारी एनडीए गठबंधन का उस आधार पे वादा किया गया। ये थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि 1 करोड़ नौकरी, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं आप, या इसमें जो रोजगार है ना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की? तो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ उद्योग पर अधिक से अधिक ध्यान दिया गया। 50,000 कुटीर उद्योग का, जैसे वोकल फॉर लोकल किया जाएगा। घर घर में उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। महिला उद्योग पर हमारी सरकार ने ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया है। महिला रोजगार योजना चलाई गई है, जिसमें 10 लाख तक लोन दिया जाता है। 50% ही उसको चुकता करना है, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। इस तरह हर महिलाएं जब उद्योग में लखपति बनाने की बात 1 करोड़ लखपति दीदी बनेंगी। जी हाँ, जब वो रोजगार करेगी तभी तो लखपति। हम घर में बैठ जाए, महिला होने के नाते मैं बैठ जाती हूँ, तो कहाँ से इनकम होगा? अगर घर घर रोजगार होगा तो इनकम बढ़ना स्वाभाविक है और इस तरह नौकरियां बढ़ेंगी। सबसे पहले अवसर पैदा करना होगा, नौकरी का अवसर पैदा। तो ये 1 करोड़ जो लखपति दीदी बनाने की बात आप लोग कर रही हैं, ये उसके अतिरिक्त है? 10-10 हजार रुपया जो स्वरोजगार के लिए दिया जा रहा है और बाद में कहा जा रहा है कि उनका आकलन किया जाएगा और उनको 2 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा। जी, ये अतिरिक्त ही आप समझिए, क्योंकि एक जैसे 10 लाख लोन लेकर अगर मैं ही इंडस्ट्री शुरू करती हूँ तो मैं करीब 50 महिलाओं को इन्वॉल्व करूंगी उसमें, तो वो बनेंगी लखपति दीदी। और मैं तो कहीं और उससे भी ऊंचा पहुंच जाऊंगी। जो 10 लाख लेकर शुरू करेंगे वो तो बहुत ऊंचा पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके अंतर्गत, उसके अंडर में काम करने वाली महिलाएं सारी की सारी लखपति दीदी बन जाएंगी। मुफ्तखोरी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है इस घोषणा पत्र में, ये विपक्ष का इल्जाम है। मुफ्तखोरी क्या है? मुफ्तखोरी, मुफ्त राशन, ये जो आपने पंचामृत गारंटी जो दी है इस घोषणा पत्र में। जी हाँ, वो मैं कि सब चीज मुफ्त होगा। जी, मैं ये बताना चाहती हूँ, ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि पंचामृत योजना, ये बताइए कि उसमें 5 जो पंचामृत हैं वो क्या है? मैं बता रही हूँ। पंचामृत योजना का सीधा मतलब है मुफ्त राशन, 50,000 पक्का मकान, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। आपने कम कर दिया, 50 लाख है। 50 लाख पक्के मकान, 50 लाख पक्के मकान, 5 लाख तक की मुफ्त योजना, मुफ्त इलाज
मुफ्त इलाज, 125 यूनिट बिजली मुफ्त और सामाजिक सुरक्षा के लिए 125 यूनिट बिजली मुफ्त तो अभी भी दिया जा रहा है, तो उसको जारी रखा जाएगा। मैं ये कोई वादा हम लोग ऐसा नहीं करते जिसको पूरा नहीं करेंगे। हाँ। जैसे हमारे सरकार नए वादे खोजने में कुछ कमी हो रही थी क्या? कभी नहीं, कि जो कंटिन्यूइंग हैं उसी को आपने इसमें डाल दिया। देखिए, मैंने अभी भी कहा है कि जितने संकल्प पत्र में कहे गए हैं उससे कई गुना ज्यादा किए जाएंगे। तो सिर्फ संकल्प पत्र में कहने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, वादा जो लिखित हम कर रहे हैं वो 125 यूनिट बिजली मुफ्त होगी और सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन। और जहां आपने कहा कि मुफ्तखोरी की आदत लग जाएगी लोगों को, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जितना ये 5 जो पंचामृत योजना है बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए है, वो एक लेवल पर आ जाएंगे तो खुद ब खुद ऊपर उठेंगे। उनको उठाने के लिए सहयोग की जरूरत है जो हमारी सरकार दे रही है पंचामृत योजना के तहत। एक जो पक्ष है ईबीसी को आपने टारगेट किया है। ईबीसी एक बहुत बड़ा वर्ग यहाँ पे बन गया है जो करीब 100 से अधिक जातीय समूह है, उसमें जो व्यवसायिक वर्ग है जी, व्यवसायिक समूह है ना, कई समूहों का नाम लिया गया बाजाबते, मल्लाह, तांती, है ना, ततवा, ये सारे समूह का नाम लेते हुए ये कहा गया कि भाई इनको जो है ऋण दिया जाएगा, उनको रोजगार के लिए ऋण दिया जाएगा जी। इसके अलावा ईबीसी वर्ग को हर तरह की सहायता दी जाएगी जी। तो ये क्या उनको जो है उनके महत्व को समझते हुए उनको अपने साथ जोड़ने के लिए घोषणाएं की गई हैं? जी, ऐसा कुछ है कि कुछ हमारे यहाँ ऐसे वर्ग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती उन जातियों की, जो शुरू से तिरस्कृत रहे हैं। तो तिरस्कृत लोगों को ऊंचा उठाने के लिए ये किया गया है। जब वो एक लेवल पर आ जाएंगे तो वो बिल्कुल एक लेवल पर आ जाएंगे और उनको कोई भी एक जाति के नाम पर अलग नहीं छांट सकते। इसके लिए ये सहायता दी गई है जी। मलाहों को भी आपने टारगेट किया है जी। हाँ, मुकेश सैनी की उधर घोषणा हो गई है डिप्टी सीएम के तौर पे, इसलिए उस वर्ग को थोड़ा टारगेट किया ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने हमारी पार्टी ने आपको कहीं डर लग रहा है कि जो मलाह समाज है सन ऑफ मलाह के साथ चला जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके साथ कई और जातियों की सूची है उसमें, जो आप खुद देख सकते हैं कि कई जातियां उस सूची में सम्मिलित हैं, सिर्फ मल्लाह के लिए नहीं। इसमें आप लोग ये क्यों जोड़ देते हैं सुनंदा जी कि ये होगा उसके बाद ये होगा? आर्थिक और सामाजिक स्तर का उनका सर्वेक्षण किया जाएगा। ईबीसी वर्ग है ना, सीधे सीधे सहायता नहीं दी जाएगी, उनका सर्वेक्षण किया जाएगा। एक्स सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज के तहत एक उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी, उनका सर्वेक्षण किया जाएगा कि उनकी स्थिति क्या है, आकलन किया जाएगा और उसके आधार पर फिर योजनाएं बनाई जाएंगी। ये इफ बट क्यों जोड़ दिया जाता है? ये तो और अच्छी बात है कि देखिए एक बहुत बड़ी नींव बन गई है। उन जातियों और ऊंची जातियां और उन जातियों के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई है। उस खाई को पाटने के लिए, समतल बनाने के लिए ऐसी योजना देना अनिवार्य है। मैं समझती हूँ 125 यूनिट देने में तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया था। 125 यूनिट इक्वल दिया गया है। हाँ। और देखिए हर चीज में तो उसमें कोई उच्च स्तरीय समिति की गठन की जरूरत नहीं थी, है ना? ऐसा हर स्तर पर नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है। इसीलिए कई तरह से उनको हर चीज में नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ क्षेत्र में किया गया जिससे वो अपने लेवल से ऊपर उठ सके। चलिए राजीव मेहता, आपको क्या लगता है हर वर्ग के लिए? सुनंदा जी कह रही है कि एनडीए का जो घोषणा पत्र है उसमें हर वर्ग के लिए सब कुछ है और सबका साथ सबका विकास का जो ये नारा है एनडीए का, है ना, भाजपा का, उस पे चल रहा है ये घोषणा पत्र, उस पे आधारित है। आप तो कहीं इसमें आसपास टिक नहीं रहे हैं। ऐसा है कि मुझे बहुत हंसी आ रही है ये समझते हुए कि एनडीए के लिए तो एक लाइन ही है मेरे पास, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको एनडीए ने ढागा नहीं। सबका विकास और सबका विनाश पे ये बात कर रहे हैं, ये सबका विनाश कर रहे हैं। अरे 11 साल से सेंट्रल में सरकार आपकी है, 17 साल से राज्य में आप सहयोगी दल के तौर पर इनको सहयोग दे रहे हैं और आज आप बात कर रहे हैं उस ईबीसी की। 17 साल से ये ईबीसी वर्ग लोग कहाँ पे थे, कहाँ दबे हुए थे, कहाँ कुचले हुए? जब हमारे जन नायक राहुल गांधी ने जब इस बात को मुख्यता से उठाया, नोनिया, तेली, तमोली सबकी जब बात की तो इनके कान खुले के अच्छे ये सब भी जातीय होते हैं। इन लोगों को तो ये लोग धरातल पे ला चुके थे। आज इनके पास एक डिसमिल जमीन भी है क्या?
इन लोगों के पास। ये महागठबंधन का ही योजना है जिसमें हम लोगों ने इन्हें जमीन से लेकर, रोजगार से लेकर, पर शिक्षा से लेकर, मेडिसिन से लेकर, जीवन बीमा से लेकर सब कुछ करने का वादा किया है। और तेजस्वी जी, और जब महागठबंधन में हम लोग सरकार में थे तो हमने 5 लाख नौकरियां देने का जो वादा किया था, बनते ही हमने दिया था, जो युवा में लहर आया था। एनी हाउ मुझे समझ में नहीं आया कि नीतीश कुमार को इन्होंने ऐसा क्या पट्टी पढ़ाया कि नीतीश कुमार तुरंत से पलट गए उधर। उनको डर तेजस्वी यादव से था या वो बढ़ने वाला एक युवा से था जो जान रहे थे कि इसके अंदर क्रांति है। और ये राजीव इसका अफसोस कब तक करेंगे? आपके नीतीश कुमार उधर चले गए, नीतीश कुमार तो कह चुके हैं नहीं मैं अफसोस आपके साथ आने की उन्होंने गलती कर दी थी, नहीं कर रहा हूं, गलती को उन्होंने सुधार लिया हमेशा के लिए। मैं अफसोस किसी बात की नहीं कर रहा हूं कि वो उधर चले गए। आपको चुनाव लड़ना है ना, उनके पार्टी का पर्सनल व्यू हो सकता है, उनका पर्सनल व्यक्तिगत डिसीजन हो सकता है, उस पे कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। लेकिन 17 साल से तो सरकार में आप ही हैं मुख्यमंत्री, 11 साल से देश के प्रधानमंत्री आप ही हैं। आपको किसने रोका है यहाँ इंडस्ट्री लगाने से? जहां गुजरात में आए दिन हर महीने और एक नई इंडस्ट्री, और गुजरात के जो लोग हैं जो लोन लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं, जिसको आप पकड़ भी नहीं पाते हैं, तो मतलब इस पे इनका क्या व्यू है? आखिर बिहार को इतना पिछड़ा आज के बजट, आज के डेट में, आज के घोषणा पत्र में ये बात शामिल है राजीव, ये बात शामिल है कि हर जिले में जो है फैक्ट्री खोली जाएगी। मैं आपको आपने अपनी घोषणा पत्र में कहा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को हम बढ़ावा देंगे। तरीके से बताता हूं, नियति गुने बरकत। अगर नियत अच्छी हो तो 1 साल में इंडस्ट्री खड़ा हो सकता है। पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री ने एक भी इंडस्ट्री नहीं दिया। वहीं इसके बनपट महाराष्ट्र में भी जो इंडस्ट्री लगना था उसको गुजरात में शिफ्ट किया, तो महाराष्ट्र भी इसको झेल रहा है। बिहार तो शुरू से ही झेल रहा है, क्योंकि बिहार को ये लोग क्या समझते हैं? लेबर मतलब कि ये जाकर बंधुआ मजदूरी करेंगे, बाहर जाकर काम करेंगे। जो 12,000 ट्रेन, जिसको बाद में पलट के 15,000 ट्रेन लाने का इन्होंने वादा किया था, उस ट्रेन में कितने लोग आए? अब धक्के खाते हुए दिल्ली से लेकर हर जगह पे जो ट्रेन में अभी आग लगी, इनका कभी भी होता है ना। ये सुनंदा जी जवाब नहीं, ये प्रचार। सुनंदा जी आपका जवाब देना चाह रही हैं, उंगलियां उठा रही हैं लगातार। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे कांग्रेस के भाई साहब किस तरह इन्हें 17 साल पे हंसी आ रही है। मुझे तो 70 साल पे हंसी आ रही है कि 70 साल में देश की स्थिति क्या थी और 11 साल में पूरा दुनिया, ये सिर्फ इंडिया क्या, कोई पार्टी क्या, कोई शहर क्या, कोई देश क्या, पूरी दुनिया इसको देख रही है। जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था 10वें पर थी वो 4थी पर चली गई, और बहुत कम वक्त पर ये 1 में जाने में भी, अभी जो मोदी जी ने ये योजना निकाली स्वदेशी का, उसमें 1 पर जाने में भी बहुत कम समय लगेगा, हम स्वदेशी को अपना लें। किस तरह उनको 17 साल पे हंसी आ रही है। मुझे बहुत ठहाके आ रहे हैं 70 साल के उस शासन पे। मैं इस पे जवाब दे दूं, मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए। जी, बिल्कुल राजीव। 10 साल में 10 साल इनकी सरकार थी, अटल बिहारी की, पीवी नरसिम्हा राव और मोरारजी देसाई की भी सरकार बनी थी, ये भी याद रखना। उस समय देश की स्थिति क्या हुई? 70 साल में हमने क्या किया है? 70 साल में IIM हमारा दिन है, ISRO हमारा दिन है, IIT हमारा दिन है। मैं बता रहा हूं, व्यवस्था हमने व्यवस्था नहीं करा, आपने जो काम किया वो है, जो प्लांट हमने, जो इंडस्ट्री हमने लगाई, अर्थव्यवस्था कितने स्थान। ये भी तो मानिएगा कि आपको इतना समय मिला। जो हिंदुस्तान में हमने इंडस्ट्री लगाई थी, हमने लगाया था, इन्होंने बेचा है। हमने पोसा था, इन्होंने इतना समय, लंबे समय में कुछ नहीं हुआ। 70 साल की बात करते हैं। इसके बावजूद भी आज जो है आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आज जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है कंट्री का, वो कहाँ है? इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। आउटपुट देखा जाता है, आउटपुट रेट क्या है? सिर्फ उसी तरह किताब पे है जिस तरीके से इनका 90 करोड़ जो जनता को, वर्ल्ड में रिकॉर्ड है, 4th पे आ गई जनता को जो ये वर्ल्ड में रिकॉर्ड आया है, किताब पे, बुक पे 80 करोड़ को अगर इस पर सर्वे किया जाए तो 80 करोड़ जनता है नहीं, उसमें तो कितने फर्जी होंगे जिनके नाम से अनाज उठकर व्यापारियों के पास वो अनाज जा रहा है और जिसको ये इंडस्ट्री के तौर पे कर रहे हैं। चलिए हम फिर से आप लोगों को हम घोषणा पत्र पे ही ला रहे हैं, और जो प्रार्थना है आप लोगों की कि इतनी शक्ति हमें देना मतदाता, उसमें हम लोग भी अपना स्वर लगा रहे हैं कि ये प्रार्थना पूरी हो। इतनी शक्ति तो मिलनी चाहिए, किसी एक गठबंधन को इतनी शक्ति मिलनी चाहिए कि वो अपने स्थायी तौर पे सरकार बना सके और अपने एजेंडे को लागू कर सके, अपने कार्यक्रम को लागू कर सके। मैं एक सवाल और आप लोगों से पूछना जरूर चाहूँगा कि न आपके घोषणा पत्र में राजीव और ना ही सुनंदा जी आपके घोषणा पत्र में
कानून व्यवस्था का जिक्र हम मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, ताज़ा घटनाएं हैं, मोकामा की जो घटना है, तरारी की जो घटना है, माफ कीजिएगा टेकारी की जो घटना है, इसके अलावा भी कई अन्य इलाकों में घटनाएं घटी हैं जो ये बताती हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर भी आपके घोषणा पत्र में कुछ होना चाहिए था। क्या है वो, सुनंदा जी पहले आपसे। मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारे संकल्प पत्र में जितनी बातें कही गई उससे कई गुना ज्यादा करेंगे। और जहां तक कानून की बात, आपने भी दो घटनाओं का जो जिक्र किया है, मैं उस पर ये कहना चाहती हूँ। में दुलारचंद, जी हाँ, मैंने भी सुना है जी। और जन स्वराज के जो प्रत्याशी हैं वहां उनके वो समर्थक थे जी, और दोनों के समर्थक भिड़ गए। और फिर ताजा घटना ये हुई कि वहां पे सूरजभान सिंह की पत्नी वो चुनाव मैदान में है आरजेडी की तरफ से, और अनंत सिंह जो है जेडीयू की तरफ से हैं। इन दोनों के बीच भी, इन दोनों के समर्थकों के बीच भी भिड़ंत हुई है, गोलीबारी हुई है। ये लगातार वहां पे ये घटना हो रही है। टिकारी में जो निवर्तमान विधायक हैं अनिल कुमार, उन पे वहां पे हमला किया गया, जानलेवा हमला उन पे किया गया। तो ये क्या दर्शाता है? अभी तो मतदान हुआ नहीं है, लेकिन चुनावी हिंसा हो रही है। निसंदेह ये सारी घटनाएं निंदनीय हैं, मगर इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, क्या इसको सर्च करना चाहिए कि चुनाव नजदीक आने के बाद ही ऐसी घटनाएं क्यों ज्यादा होने लगी। इतने दिन से एनडीए की सरकार थी, कुछ नहीं हुआ, इस पर गौर फरमाया जाए। मैं आप शब्दों में कुछ नहीं कर सकता। ये राजीव बताएंगे आपको कि इतने दिन से हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग तो अलग अलग बहुत मुखर हैं अपराध और अपराधियों के। इस पे आप जंगल राज को मुद्दा बनाती हैं, है ना? आपके जो नेता हैं वो जंगल राज एक मुद्दा है। हमेशा हर मंच से याद दिलाया जाता है कि भाई अगर महागठबंधन आ गया तो समझिए जंगल राज आ गया, है ना? ये कहा जाता है। तो कानून व्यवस्था जो है वो बहुत बड़ा विषय है। इसे लेकर इसमें क्या प्रोविजन किया गया, क्या प्रावधान किया गया? देखिए सुनंदा जी, ये मेरा सवाल है। जी हाँ, मैं आपके सवाल को ले रही हूँ। किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है ना, महिलाओं के लिए है, पिछड़ों के लिए है, अति पिछड़ों के लिए है, सबके लिए बात की जा रही है ना? जी। लेकिन ये कानून व्यवस्था का सवाल कहाँ है? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सारी बातें नहीं कही गई है, लेकिन मैंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होंगे, उद्योग के अवसर पैदा किए जाएंगे, अधिक से अधिक उद्योग बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था अब काफी डेवलप करेगा। आप ये जानिए कि कहीं भी चोरी, जो भी हत्या, ये सारी घटनाएं कब होती है? जहां अभाव से ग्रस्त रहते हैं लोग, त्रस्त रहते हैं और ग्रस्त रहते हैं। तो लेकिन जब उनका अभाव ही दूर कर दिया जाएगा तो ऐसी घटनाएं जब हमारी सरकार आती है तो स्वयं अपने आप कम हो जाएगी। ये बात कहने की नहीं है, ये आप घर में ही देख लीजिए। जिस पड़ोस में किसी घर में गरीबी, उसके यहाँ रोज झगड़ा होता है। तो ऐसा नहीं है, जब लोग संपन्न रहेंगे, वो शिक्षित रहेंगे, वेल एजुकेटेड रहेंगे, उन्हें हर तरह का उद्योग उपलब्ध रहेगा, तो ये घटनाएं आपसे आप कम होंगी, और ये कम थी भी। मैं इसमें ही राजीव, आप जाहिर तौर पे सहमत नहीं होंगे, लेकिन आप इसका जवाब दें उससे पहले ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो महागठबंधन का घोषणा पत्र आया उसमें कानून व्यवस्था को लेकर कहीं कुछ है क्या? कोई एक बिंदु भी शामिल किया गया उसमें? मैं आपको बताता हूं कि आप मेरे मैनिफेस्टो पे जाइए, पेज नंबर 15 पे हमारा जो है कानून व्यवस्था सुधार, अपराध मुक्त बिहार बनाने का, जिसमें हम लोगों ने घोषणा किया है, उसको मुझे लगता है नहीं, ये तो उस मार्केटिंग के अभी लाइन है, अपराध मुक्त बिहार। उसके अंदर क्या है? भाजपा की महिला सीनियर प्रवक्ता अभी बोल रही थी, एजुकेशन पे सवाल उठा रही थी, तो इन्होंने तो अपने ऊपर उंगली उठा ही लिया कि एजुकेशन के कारण ये क्राइम हो रहा है। मैं नहीं मानता कि बिहार में एजुकेशन की कमी है या शिक्षा की कमी है। लोग गांव-गांव में भी पढ़कर आज आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं। बस मुद्दा ये हो गया है कि अब आरएसएस और संघ जिसको चाहता है उसी को आईएएस बनाता है लेटरल एंट्री के थ्रू, और एग्जाम में जो ईबीसी के नाम से और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के नाम से जो इन्होंने लाया है योजना, उसके तहत ये अपने लोगों को एंट्री कर रहे हैं। पढ़ा लिखा यहाँ पे कमी नहीं है। अगर पढ़े लिखे की कमी रहती तो एक क्लर्क का आप निकालते हैं जहाँ पे लाखों लाख फॉर्म बिक जाता है, तो आप समझिए कि ग्रेजुएट की तादाद कितनी है। क्या वो जुगाड़ पे पढ़े हैं? अगर जुगाड़ पे पढ़े हैं तो ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे ही बात जाती है कि आप जुगाड़ पे पढ़ा रहे हैं लोगों को। तो मैं
ये अपनी बातों में ही घिर रहे हैं। इनका ये जो सवाल कर रहे हैं, राजीव मेहता, सुनंदा जी ने जो कहा है वो फिर से कहेंगे, लेकिन उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर तो उनकी प्रायोरिटी है, वो तो हमेशा उस पर काम, जीरो टॉलरेंस की नीति पे एनडीए की सरकार चलती है और अपराधियों को कभी बचाती नहीं है और न किसी को फंसाती है। सर आपने देखा होगा तो उसको पटना घोषणा पत्र में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस का आधुनिकीकरण, उसके लिए जो है वो संकल्पित अपने रूटीन लाइफ में अगर मैं कहूँ कि खाना खाती हूँ तो ये क्या बात आप बोलेंगे तो मैं पढ़कर उसे सुना दूंगा कि घोषणा पत्र में आधुनिकीकरण से लेकर जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं पुलिस के पास, फिर मतलब हम लोगों ने मतलब वो एसटीएफ की तरह एक गुप्तनीय शाखा बनाकर लोगों के बीच में रहकर सिविलियन ड्रेस में रखकर लोगों को उसको करेंगे, इसको सशक्त बनाएंगे। लेकिन जो अपराध बढ़ रही है, जो गुंडा राज की तरफ अपराध बढ़ी है, जिस मेरीन ड्राइव की बात कर रहे थे, उसी मेरीन ड्राइव पे खुलेआम मर्डर हुआ है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जब वो गुजर रहे थे, उनके सामने अपराधी गोली चलाकर उनके सामने चैलेंज कर भाग गया और आज तक वो पकड़ में नहीं आया। किस अपराध की बात कर रहे हैं? जहां पे मुख्यमंत्री खुद बैठा है, जहां पे उप मुख्यमंत्री खुद बैठा है, जहां पे सारे मंत्री बैठे हैं, जब उस कैपिटल का ये हाल है तो आप इल्जाम लगा रहे हैं जंगल राज पे। कब तक जंगल राज का नारा बढ़िएगा? क्या मैं कहती हूँ कि इसका डाटा निकाल के देखा जाए, जंगल राज में हत्या क्या डाटा और अभी का डाटा, जंगल राज इस डाटा को मिलाया जाए, क्या कर रहे थे आज वो तब समझ में आएगा कि कौन सा बेटर। आज आपके पार्टी में वॉशिंग मशीन में आकर धुलकर जंगल राज को, जंगल राज में जितनी हत्याएं होती थी और अभी जो हो रही है उसका अगर आंकड़ा निकाला जाए तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि बेटर कौन था। अपने मन को, राजीव जी आंकड़ों की बात की जा रही है। नहीं, ये अपने मन को बहलाने वाली बात है। देखिए आंकड़ा निकाल कर सच्चाई है, देखा जाए, सच्चाई से हर बिहार का एक नागरिक कम से कम सच बोलने के लिए अद्विक्त रहे, सच बोलने के लिए आजाद रहे। जब तक आप सच नहीं बोलेंगे जनता का भला नहीं कर सकते हैं। आपके कैपिटल में कितने मर्डर्स हुए, इसका जवाब जनता खुद देगी और इसका चुनाव के परिणाम में पता चलेगा। जवाब विपक्ष देगा। कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं। आपको कितनी उम्मीद है सुनंदा जी के लोगों ने इस मैसेज को रिसीव किया है? आपका घोषणा पत्र जो है उसमें जो घोषणाएं की गई हैं लोगों ने उसे उसी रूप में लिया है और आपको इसका पारितोषिक मिलेगा जी वोट के टर्म्स में। जी वोट के टर्म, मतदाता आपका साथ देंगे? जी मतदाता 100% हमारा साथ देंगे, पहले भी देती आई है और इस घोषणा पत्र से सारे के सारे मतदाता बहुत खुश हैं। उन्हें विश्वास है कि इस एनडीए सरकार में जो संकल्प किया गया है वो उसके पूरा होने का भी संकल्प है और उससे कई गुना ज्यादा होंगे। जो लिखकर घोषणा पत्र में नहीं कहा गया है उससे कई गुना ज्यादा होंगे। अगर हमारी एनडीए की सरकार आना तय है, उसका आना तय है और इससे कई गुना ज्यादा पूरे किए जाएंगे। तो जो नहीं कहा है वो भी करेंगे, ये सुनंदा जी कह रहे हैं एनडीए की तरफ से जो घोषणा पत्र आया है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपका राजीव। देखिए बिहार में जो युवा वर्ग है जो 60 से 65% की आबादी है और जिस तरीके से हमारे रैली में जो हमारे स्टेज जो हो रहे हैं, जो रैली आ रही है, जो हमारे नेता आ रहे हैं, जिस हिसाब से भीड़ दिख रहा है, जिसको इन्होंने जेन जी का नाम दिया है, वो भीड़ कुछ कहता है। उसी तरफ जहां प्रधानमंत्री और अमित शाह के भीड़ में कुर्सियां खाली हैं, ये किसी से छिपी नहीं है, तो ये भीड़ हम लोग पैसे से बुलाई भीड़ जुटता है, वो वोट में टर्न नहीं आता। आपको लगता है कि आपका घोषणा पत्र जो है वो ज्यादा प्रभावी है? हमारा घोषणा पत्र, कितनी उम्मीद है कि हमारा महागठबंधन का घोषणा पत्र जो है उससे पूरा बिहार प्रभावित है, जिसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, जनरल कास्ट में जो दबे कुचले लोग हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, जो दबे हैं, उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने सब एक तरीके से एक बकेट के अंदर में पूरा घोषणा पत्र लाया है और हम पूरे तरीके से मजबूती के साथ सरकार बनते ही उसको इंप्लीमेंट करेंगे। चाहे वो माँ बहन योजना हो, चाहे वो जमीन देने की बात हो, चाहे वो मेडिकल के रूप में 25 लाख का बीमा फ्री देने की बात हो। अंत में ये तो कम से कम कह दीजिए आप दोनों, इतनी शक्ति हमें देना मतदाता, संवेद स्वर में तो कह दीजिए। मैं तो जनता से विनती करूंगा ताकि आप अपने घोषणा पत्र को लागू कर सकें। 20 साल में एक जनरेशन बदल जाता है। मुझे विश्वास है कि जनता मुझे इतनी शक्ति देगी कि हमारी सरकार का आना तय है, एनडीए की सरकार का आना तय है, युवा पूरे प्रदेश को अच्छे से बदले। चलिए बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए डॉक्टर सुनंदा केसरी और राजीव मेहता, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह की चर्चा लेकर हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।